बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, क्योंकि जो मैंने कल देखा उसके बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बाबा साहब के जन्मदिन के उद्देश्य को भूल चुके हैं। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो हमें याद है? क्यों मनाई जानी चाहिए, किस तरह से मनाई जानी चाहिए? हम इससे बिल्कुल हट चुके हैं। मैं भी कल जयंती में था और मैंने जो जयंती में देखा मुझे बड़ा दुख भी हुआ, और ये मैं अंदर ही अंदर सोचता रहा, और अंदर से रात में कुंठित भी रहा कि बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा बिल्कुल भी कि भाई आप डीजे बजाओ और डीजे पर नंगे नाच करो, उन जातियों का आप गुणगान करो, जातियों के नाम लेकर, एक विशेष जाति का नाम लेकर आप नारेबाजी करो, जातियों के नाम पर आप गाने बजाओ, और एक जाति विशेष का नाम लेकर गानों पर डांस करो, और वो भी नंगे होकर डांस करो। ये तो बाबा साहब ने नहीं कहा, और ना ही बाबा साहब ने सिखाया। मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन जो वास्तविकता है, जो मैंने देखा है, मैं उसके बारे में बताऊंगा जरूर। काफी कुछ देखा है। हम जिन जातियों का आज नाच गाना करते हैं, ढोल ढमाकों पर उनका प्रचार प्रसार करते हैं, बाबा साहब ने उन्हीं जातियों को खत्म करने का काम किया, और बाबा साहब ने कभी भी किसी जाति का जिक्र नहीं किया। बाबा साहब जब कक्षा 4 में थे, क्योंकि बाबा साहब को क्लास में अंदर बैठने का अधिकार नहीं था, उनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था, तो जो उनके टीचर थे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक मैथ का सवाल दिया, और जो क्लास के अंदर बच्चे बैठे थे उनसे उसको हल करने को कहा। लेकिन जब पूरी क्लास पर हल नहीं हुआ तो बाबा साहब ने बाहर से बैठे बैठे उस प्रश्न को हल किया, और उस हल करने के प्रश्न को हल करने के बाद बाबा साहब के लिए ना ही तो क्लैपिंग कराई गई, तालियां बजाई गई, ना उनका उत्साहवर्धन किया गया, और ना ही उनको कोई शाबाशी दी गई। बाबा साहब घर आए, घर आकर उन्होंने माता रमाई से पूछा कि माता, ऐसा क्यों है? हम इस तरह की जाति में क्यों आते हैं? आखिर ये जातियां आई कहाँ से हैं? कि बोले, माता बोली, बहना, भाई, ये जो है किताबों में पढ़ा है, और किताबों में ऐसा लिखा है, उसी को ये सब ढो रहे हैं। तो बाबा साहब ने रमाई से कहा कि माता रमाई, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा ताकि ये जाति जाति के नाम पर ये सारे काम ना हो, सभी को समानता का अधिकार दूंगा। और बाबा साहब ने बड़े होकर एक ऐसी किताब लिखी जो पूरे देश के लोगों के लिए समता समानता की बात करती है, वो है भारत का संविधान। उस भारत के संविधान में बाबा साहब ने सभी जातियों को 3 पोटलियों में बांध कर रखा: SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी। उन्होंने मना किया कि भाई इस पोटली को मत खोलना, और कभी इनका गुणगान मत करना। अगर आप इन पोटलियों को खोल दोगे और जातियों का नंगा नाच करोगे, इनको दोहराओगे, इनको गले में लटका कर चलोगे, तख्तियां लेकर इस तरह से आप दिखाओगे, उनका दिखावा करोगे, तो आपके अंदर भेद पैदा हो जाएंगे, और जब भेद पैदा होंगे तो वो आपका टूटने का फिर दोबारा से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, फिर आप बिखर जाओगे। मैंने जिस तरह से आप सबको इकट्ठा करके इन पोटलियों में बांधा है,
उसी तरह से आपको बंधे रहना है। लेकिन हमने ना तो बाबा साहब को माना और ना ही उनकी बातों को माना। हम कितना ही जयंती मनाते रहे, कितने ढोल ताशे बजाते रहे, हम कितने ही डीजे बजाएं, लेकिन जब तक हम बाबा साहब के विचारों को अपने अंदर नहीं उतारेंगे, उनको नहीं अपनाएंगे, अपने लोगों तक उन विचारों को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारा जयंती मनाने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। ये जयंती मनाना नहीं है बिल्कुल भी। जयंती मनाना ये भी नहीं है कि हम बड़े बड़े होर्डिंग लगाएं, बड़े बड़े पोस्टर लगाएं और बाबा साहब के साथ में ऐसे लोगों के फोटो लगाएं जो बाबा साहब को हमेशा से बेइज्जत करते आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा साहब वास्तव में इस विश्व की ज्योति हैं। एक क्रांति का नाम है बाबा साहब। आप उनको जलते हुए दीपक के ऊपर उसको ढकने का काम बिल्कुल ना करें। मन बड़ा दुखी होता है जब इस तरह की बात हम देखते हैं, करते हैं। 5 साल से लगातार समन संघ सभी समनों को एक मैसेज देता आ रहा है कि भाई हमारा एक महापुरुष होगा, एक शहर होगा, एक जयंती होगी। हम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, चाहे वो बाबा साहब की जयंती हो, चाहे वो संत रविदास की जयंती हो, चाहे संत गाड़गे जी की जयंती हो, चाहे संत कबीर जी की जयंती हो, चाहे गुरु घासीदास जी की जयंती हो, चाहे गुरुचांद ठाकुर जी की जयंती हो। जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सबकी किसी की भी जयंती हो, लेकिन हम कभी भी बैठकर काम नहीं करेंगे उनके लिए। हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा एक महापुरुष हो और 10 लोग 10 जगह उनकी जयंती हो। अगर हमें एक मैसेज देना है अपने संगठित होने का, अभी जो सुरेश चंद्र सर ने अभी बात बताई है कि जो 3 संदेश बाबा साहब के थे, तो एक संदेश की बात करें शिक्षित होने की, तो शिक्षित तो हम बहुत सारे लोग हो गए। आज भी करोड़ों लोग हैं जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं। वो बेरोजगार क्यों है उसका भी जिक्र मैं करूंगा। शिक्षित तो हम हो गए लेकिन हम संगठित नहीं हो पाए, और जब तक संगठित नहीं हो पाओगे तब तक आप कोई संघर्ष भी नहीं करोगे। तो अभी तो आपने बाबा साहब का एक भी काम पूरा नहीं किया, ठीक से संगठित शिक्षित भी नहीं हो पाए, क्योंकि शिक्षा ये नहीं कहती कि आप बाबा साहब को मानो और 365 दिन में केवल एक दिन बाबा साहब की रैली निकालो, उस दिन आप चंदा उगाओ और चंदे के नाम पर बंदर बांट करो। आपके एक शहर में 2-2 अध्यक्ष पैदा हो, 2-2 ग्रुप पैदा हो, 4-4 ग्रुप पैदा हो। उनकी परमिशन के लिए अधिकारियों के पास में आपको 6-6 बैठक लगानी पड़े और वो मजा लें अंदर ही अंदर कि देखो ये कैसे लड़ रहे हैं बाबा साहब के नाम पर। तो ये जो खेल है ये बड़ा भयावह है और बड़ा शर्मनाक खेल है। इस खेल को हमें बंद करना होगा। समन संघ ये नहीं कहता, समन संघ कतई ये नहीं कहता कि तुम जो है चंदे के नाम पर इस समाज को बांटने का काम करो। इसका मतलब है आप बाबा साहब को बांट रहे हो। इसका मतलब है आप बाबा साहब के टुकड़े पर टुकड़े कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप बाबा साहब का मान सम्मान नहीं, आप बाबा साहब का सरेआम अपमान कर रहे हो। ये कतई नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं बाबा साहब के नाम पर, महापुरुषों के नाम, महामानवों के नाम पर बहुत बड़े बड़े मंच लगाते हैं। और मैंने कल तो एक और अचंबा देखा कि एक व्यक्ति ने अपने गले में 50 माला डाले हुई थी, ऊपर साफा बांधे हुआ था, और 4-5 घंटे तक उसने एक भी माला उसमें से उतारी नहीं। उस सबको दिखा रहा था कि देखो मेरे गले में माला है, और जितनी पीछे भीड़ है वो सब पागल हैं। मैं ही हूं बस बाबा साहब को मानने वाला, बाबा साहब के सपने पूरा करने वाला।
बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया है, सबको समता का अधिकार दिया है। बाबा साहब ने सबको समान बनाया है। जब लोग जातिवादी नारे लगाते हैं, मैं जातियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई आप एक जाति के नारे लगा रहे हो कि, तो फिर ये बताइए वो दूसरी जातियां कहाँ जाएंगी? मेरे ओबीसी के लोग कहाँ जाएंगे? मेरे एसटी के लोग कहाँ जाएंगे? आपने बाबा साहब को इतना छोटा बना दिया। क्या आपकी मोहर है उनके ऊपर? क्या आपने उनका पेटेंट कर रखा है? आप बाबा साहब को नहीं बढ़ा सकते तो बाबा साहब का अपमान भी मत करो, बाबा साहब के नाम पर ये खेल भी मत करो। ना पदों में बंटने का खेल करो, ना उनको प्रतिष्ठा का विषय बनाओ, ना उनके नाम पर मंच का खेल करो, ना उनके नाम पर माला का और माइक का खेल करो। आप ये आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको बंद नहीं करोगे तो आप किसी भी रूप में ये नहीं कह सकते कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। समण संघ ये कहता है कि सबसे पहले आप समण हो, क्योंकि जो समण है, जो व्यक्ति अपना आप को समण कहता है, वह व्यक्ति समता में विश्वास रखता है, सबको समान मानता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, समानता की बात करता है। उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता, उसके मन में सबके प्रति मैत्री रहती है, मैत्री का भाव रखता है वो, शीलों का पूरी तरह पालन करता है वो। जो ऐसा समन है वो कभी भी बाबा साहब के लिए ऐसी बात नहीं करेगा। हम देखते हैं बाबा साहब की जयंती के नाम पर वो लोग सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं जो लोग बाबा साहब को गाली देने का काम करते हैं। बाबा साहब के बनाए गए संविधान को तोड़ने का काम करते हैं, उसको खत्म करने का काम करते हैं। क्या हमें नहीं दिखाई देता कि भाई हम किस व्यक्ति का चयन करें? क्या वो लोग बाबा साहब के बराबर हो सकते हैं? आखिर हम कब सीखेंगे? 70 साल हो चुके हैं, 1956 से अगर हम लगाते हैं तो 70 साल हो गए, और 70 साल में हमने बाबा साहब का एक भी काम नहीं करा, एक भी नहीं किया, एक भी। अगर कोई ये दावा करता हो कि हाँ हमने ये काम किया है तो वो सामने आए और डिबेट करे, वो आए सामने हमसे प्रश्न करे, हम बताएंगे फिर कौन सा काम किया है। 70 साल में हम अपने समाज को एक नहीं कर पाए, और हमने इस समाज के 6,743 जो जातियां थी जिनको बाबा साहब एक करके गए, उन सबको फिर दोबारा से अलग अलग बांट दिया। हम इतने टुकड़ों में बट गए कि 29 लाख टुकड़े आज हमारे हैं। समन सिंह पूरे 5 साल से प्रयास कर रहा है उन सभी टुकड़ों को सिलने का, उन सबको इकट्ठा करने का, उन सबको एक साथ लाने का। लेकिन ये जो चंदे का खेल है, ये जो सारे जितने विकार हैं, इसको निकालने को तैयार नहीं है। तो मैं तो ऐसी बाबा साहब की जयंती का कोई अर्थ नहीं समझता बिल्कुल भी, कि जब तक आप बाबा साहब के इन तीनों संदेशों पर काम नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं रह जाता बिल्कुल भी। आप पढ़े लिखे होगे वो अपने लिए होगे, आपने सुख सुविधा भोगी होंगी वो अपने लिए भोगी होंगी, अपनी औलाद के लिए भोगी होंगी। आपने जो अपना विकास किया है वो केवल अपने लिए किया है। जब मेरी किसी बहन बेटी के साथ में अत्याचार होता है, किसी मेरे गरीब का घर जलता है, किसी मेरे गरीब को मारा पीटा जाता है, तब आप लोग नहीं निकल के आते बिल्कुल भी।
तब नहीं कहते हम अम्बेडकरवादी हैं, तब आप अंदर अपने घर में घुस जाते हो और मजाक लेते हो, मजाक उड़ाते हो कि वो तो ऐसा ही था, ऐसा ही होगा, ऐसी होगी। उस समय नहीं दिखाई देता। बाबा साहब का नाम हम लोग एक क्रांति के नाम पर जानते हैं, क्रांति। बाबा साहब ने इस देश में क्रांति की। जितनी भी डिप्रेस्ड क्लास थी, जो वंचित लोग थे, उन सब के लिए बाबा साहब ने काम किया और अपना पूरा जीवन बाबा साहब ने उनके ऊपर लगाया। बाबा साहब से लोगों ने बहुत कहा, क्योंकि उस समय देश को आजाद करने का जो सिलसिला चल रहा था, बाबा साहब से कहा लोगों ने कि भाई आप जो देश को आजाद करने वाले लोग हैं उनके साथ रहकर लगकर काम क्यों नहीं करते। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई देश आजाद होना चाहिए, देश आजाद हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हजारों साल से मेरा जो समाज है, जो मेरे वंचित लोग हैं, जो गुलाम बना कर रखे हैं, जिनको कोई अधिकार इस देश में नहीं है, यहाँ जानवरों को अधिकार है लेकिन इंसानों को अधिकार नहीं है, मैं उनके लिए काम करता हूँ। मुझे उनको स्वतंत्र करना है, उनको अधिकार दिलाने हैं। उनको अधिकार कौन दिलाएगा, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले उनको चुना है। अगर वो 85% लोग, वो 90% लोग, उनका विकास हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा, वो उनको सारे अधिकार मिल जाएंगे, तो देश का स्वतः ही विकास हो जाएगा। और अगर जिस तरह से हजारों वर्षों से उनको गुलाम बनाया हुआ है, उनको अधिकारों से वंचित किया हुआ है, आप कितना भी स्वतंत्र हो जाओ, लेकिन उस स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं है। बाबा साहब ने सबसे पहले ऐसे लोग अपने इस समाज को चुना। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर झांक कर देखें, 1% भी हम बाबा साहब का काम नहीं करते। ये जो जिम्मेदारी बाबा साहब ने सौंपी थी इस देश के पढ़े लिखे लोगों के ऊपर, क्योंकि समन संघ भी कहता है कि अगर हमें अपने महामानवों को जिंदा रखना है, उनको बरकरार रखना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो उनके विचारों को जिंदा रखना होगा, उनके विचारों का आदान प्रदान करना होगा, अपने लोगों में जाकर उनके विचारों को बताना होगा, उनके जीवन परिचय, उनके पूरे जीवन में किए गए काम कार्यों को अपने लोगों तक पहुंचाना होगा, उनको बताना होगा। उनकी शिक्षा के बारे में उन्होंने की, ऐसे हालात में उन्होंने कैसे शिक्षा ग्रहण की, कैसे वे इतनी सारी डिग्रियां ले पाए, किन किन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया, किन किन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया, वो सब लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन हमने 70 साल में बिल्कुल भी नहीं बताया। अगर हम ये काम बाबा साहब का कर पाते तो आज हमें इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे जो तीनों जो बाबा साहब के उद्देश्य थे, शिक्षा, संगठित और संघर्ष, ये हमारे तीनों पूरे होने चाहिए थे 70 साल में। लेकिन हम एक कर पाए, वो भी आधा अधूरा। वो भी हमने अपने लिए किया, अपने समाज के लिए हमने उसमें कुछ नहीं दिया। हम शिक्षित हुए लेकिन अपने लिए हुए। अगर हम बाबा साहब का ये काम करके जाते, उनके विचारों को अगर हम आगे बढ़ाते, तो हमारे तीनों काम पूरे होते। लोग जागरूक होते, लोग पढ़ते भी, फिर वो इकट्ठा भी होते और फिर संघर्ष भी करते। इसी वजह से जो दूसरे लोग हैं, जिनको हम बमन कहते हैं या दूसरी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग आज हमारा मजाक उड़ाते हैं, बाबा साहब का मजाक उड़ाते हैं। और यही कारण है कि आज तक जब से संविधान लागू हुआ है, हम संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं करवा पाए। यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है।
क्योंकि हमने ये संदेश दे दिया है कि हम इस देश में इतने सारे टुकड़ों में बटे हुए हैं और हम कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन ये उनकी शिक्षाओं का, उनके विचारों का घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का काम समर्थ संघ ही कर रहे हैं। हमारे हमारे समर्थ संघ कर रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि भाई हम अपना जो काम है समर्थ संघ का, हम कितने मन से, उत्साह से, लगन से कर पा रहे हैं। क्योंकि 5 साल में हमें जितना काम करना चाहिए था उतना हम अभी तक नहीं कर पाए। उसके लिए जितने भी हमारे समर्थ संगी हैं, उन लोगों को समर्थ संघ का उद्देश्य जानना पड़ेगा, समर्थ संघ के प्रति अपना पूर्ण विश्वास जगाना पड़ेगा और अपना गोल यानी कि उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा। जब तक हम कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं करते तब तक हम उस काम में सफल नहीं हो पाते। हमारे ऐसे ऐसे संगी हैं जो 5 साल से समर्थ संघ में काम कर रहे हैं। अब वो दिन आ चुका है कि वो अपना उद्देश्य निर्धारित करें, अपना गोल निर्धारित करें कि मुझे कितना काम कितने दिन में करना है संघ का। और उसके लिए प्रशिक्षण लेना, कैडराइज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम प्रशिक्षित नहीं होंगे, ट्रेंड नहीं होंगे, तब तक हम किसी काम को कर नहीं सकते। संघ के काम को बढ़ाने के लिए हमें कार्यकर्ता चाहिए, और कार्यकर्ता बनेंगे तो संघ आगे बढ़ेगा। और उसके लिए कैडर बहुत जरूरी है, प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अभी महाराष्ट्र में 5 कैडर लगने हैं, और मई के महीने में बंगाल में भी 4-5 कैडर लगने हैं। उत्तर प्रदेश में भी 3-4 अभी कैडर लगने हैं। तो हमारे लिए ये अप्रैल और मई जून, ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से जो हमारा राजस्थान है वहां भी कैडर लगने चाहिए, और कैडर के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को लेना चाहिए। जो हमारा संगी जिले का काम देखना चाहते हो जिले का काम देखें, जो तहसील का काम देखना चाहते हो तहसील का देखें, जो गांव का काम देखना चाहते हो गांव का काम देखें। जब तक हम अपनी कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक हम उस काम को ठीक से नहीं कर पाते। क्योंकि जब जिम्मेदारी हम अपनी मानते हैं या जिम्मेदारी उठाते हैं, तो हम उस काम को फिर जिम्मेदारी के साथ करते भी हैं। तो हम कोशिश करें अपने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कैडर लगाएं, प्रशिक्षण लें, और अपने कार्यकर्ता तैयार करें, और कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने संघ के काम को आगे बढ़ाएं। फिजिकल संगतियां ज्यादा से ज्यादा हमारी हो, शाखा संगतियां हो, और सन्निपात बहुल हमें अपने यहाँ पर सभी को शुरू कर देना चाहिए। और सन्निपात बहुल की हर सप्ताह की फोटो, हर सप्ताह के कितने लोग वहां आए, उनके सबके नाम, मोबाइल नंबर, एक एक रजिस्टर हमें बनाना चाहिए। और उसमें सब उनके नाम, मोबाइल नंबर वो सब दर्ज हो। जैसे जैसे हमारा सन्निपात बहुल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोग हमारे बढ़ते जाएंगे, और उन्हीं को फिर हम कैडर देंगे, और कैडर देने के बाद उन्हीं को फिर जिम्मेदारी देंगे। वो फिर अपना काम आगे बढ़ाएंगे संघ का। इस काम को जितना जल्दी हम कर लेंगे उतना जल्दी हमारा संघ आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास में समय नहीं है, बहुत समय कम है। देश की जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह से देश के हालात हैं, आप सभी सभी के सामने है। मुझे इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है बताने की। बार बार बताया जाता है, सभी लोग बताते हैं। तो हमें इसकी चिंता होनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम अगर काम नहीं करें तो काम करेगा कौन।
अगर इसी तरह से बटे रहोगे, इसी तरह से संगठनों में रहोगे, संगठन के साथियों को भी, संगठन के जितने भी संगठन है उनको भी संघ में आना चाहिए, अपना काम करते रहे संगठन का, कोई दिक्कत नहीं है। संगठन के काम को कोई मना नहीं करता, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारे संगठन अगर संघ में आ जाएंगे तो ताकत आपकी एक हो जाएगी, फिर हम अलग अलग नहीं रहेंगे। जब भी कोई सामाजिक मुद्दा होगा तो उस पर हम सब इकट्ठा होंगे 2 अप्रैल 2018 की तरह। फिर आपके ना कोई अधिकार छीनेगा, ना आपके साथ में कोई एट्रोसिटी होगी, ना आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार होगा, ना आपके साथ में कुछ होगा। क्योंकि हमें ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि हम एक हैं। जब तक हम ये संदेश नहीं देंगे तब तक हमारे साथ में ये सारे काम होते रहेंगे और हम देखते रहेंगे और देखते रह जाएंगे। समय अब नहीं बचा हमारे पास में। अगर अब भी आंखों के ऊपर काली पट्टी बंधी हुई है या बांधी रखी है या बिल्कुल ऐसे हो गए, बोलते हैं कि सोते वक्त तो कोई भी जगा दे, लेकिन जो आदमी सोने का नाटक करता हो, दड़ मार कर पड़ा हो, उसे कोई नहीं जगा सकता। लेकिन हमें अब उस नींद से जागना होगा। अगर हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, और उसके बाद में फिर हमारी जो जनरेशन है नेक्स्ट, वो फिर हमसे सवाल पूछेगी कि भाई जब हमारे साथ में ऐसा हो रहा था तो आपने किया क्या, आप कर क्या रहे थे, आपकी जिम्मेदारी बनती थी, तो तब क्या जवाब दोगे? उस समय जवाब देने लायक बिल्कुल नहीं बचोगे। आज जो हमारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो मेरी नौकरी है, मेरे बच्चों की नौकरी है, मेरे पास तो इतनी संपत्ति है, मेरे पास तो मेरा अपना व्यापार है, मेरे पास तो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मेरे पास तो अपना बहुत बड़ा व्यवसाय है, व्यापार है, मुझे क्या दिक्कत है, जिसको मरना मरते रहो। तो मैं उनको सचेत करना चाहता हूं कि जब आग लगेगी बचोगे आप भी नहीं। सबसे पहले एक आदेश के तहत आपके स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सारे के सारे आपके हाथ से चले जाएंगे। ना आपका व्यापार बचेगा, ना आप बचोगे, ना नौकरी बचेगी। मैं देखता हूं अपनी इन खुली आंखों से। आज अगर मैं बात करूं शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग के लिए, सभी टीचर्स के लिए एक ऐसा आदेश है कि अगर आपने 2 साल में टेस्ट नहीं किया, चाहे आप पुराने हैं और चाहे बाद के हैं, तो आपकी नौकरी स्वतः ही खत्म कर दी जाएगी। जबकि आरटी का नियम ये है, अगस्त 2010 से पहले जितने भी अध्यापक हैं वो विदाउट टेट के हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन उसके बाद के जितने भी हैं उन पर ये नियम लागू होता है। लेकिन आज ये सबके लिए आदेश है। तो ये एक साजिश है सभी सभी को बाहर निकालने की। आज हमारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हमारे स्कूलों के पास में ऐसे ऐसे चैरिटी के स्कूल खोले जा रहे हैं जो बच्चों को लालच देते हैं, हमारे बच्चों को, माँ बाप को उनके, कि आपको 2,000 मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे, आप अपने बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ कराओ। और उन बच्चों को वहां से ले जा रहे हैं वो। और हमारे इन बच्चों की जो संख्या वो घटती जा रही है, हर साल घटती है। इस साल और भी ज्यादा घट गई। इस साल एक और नाटकबाजी हुई है कि दो, जो आरटी एक्ट के तहत जो 25% कोटा इन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का था, गरीब बच्चों का था, तो उसमें इस बार जबरदस्ती एडमिशन कराए गए हैं कि भाई आपकी जो फीस है वो सरकार भरेगी, ताकि वो बच्चे उधर चले जाएं और लालच फीस का हो, साल 6 महीने फीस दे और बाद में स्कूलों को बंद करने के बाद कह दे कि ठीक है अब यहाँ से बाहर निकलो। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारे सारे जो हमारे सामने हो रहा है, जो कुठाराघात चल रहा है, इस पर हमें बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। नौकरियां तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि नौकरियों की अगर बात करोगे तो नौकरी है ही नहीं अब। जब सारा सिस्टम प्राइवेट हो जाएगा, जब सारा सिस्टम विशेष लोगों के हाथ में चले जाएंगे, सारे विभाग ही अपने, कुछ चले गए हैं, कुछ बचे हैं, कुछ और चले जाएंगे 2, 4, 5 साल में, तो फिर आप नौकरी की बात भी नहीं कर सकते। रोजगार आपके पास में है नहीं, जमीनें हमारे पास में है नहीं, तो आप करोगे क्या? इतनी बड़ी संख्या है, उसको खिलाओगे क्या? ये बड़ा गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। तो ये सारी अगर चीजें आपको बचानी है तो आपको इकट्ठा तो आना ही पड़ेगा। और समन संघ ये कहता है
कि भाई एक बार आप इकट्ठा हो जाओ और सारी चीजें आपको संघ देगा। चाहे आपकी सुरक्षा की बात हो, चाहे आपके विकास की बात हो, चाहे आपके सुख की बात हो, आपके रोजगार की बात हो। बिल्कुल सीधा सा फंडा है। अगर आप आज ही जुड़ जाओगे तो आज ही आपके अधिकार जिंदा हैं। जितना समय आप लगाओगे उतने समय तक आपके अधिकार फिर चले जाएंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी एक साथ इकट्ठा होने के लिए, एक साथ इकट्ठा आने के लिए ये जिद करनी चाहिए अपने आप से। हमें प्रण लेना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी इकट्ठा होंगे और अपने जितने भी विकार हैं मन के अंदर, वो सारे हमको एक तरफ रख करके संघ में आना है और संघ में इकट्ठा होना है। अगर आप उदाहरण के रूप में, प्रमाण के रूप में अगर देखना चाहते हो तो एक दूसरा संघ भी काम करता है, उसको देख लीजिए कि किस तरह से वो पूरे देश में काम करता है। और आज उन सभी लोगों के हाथ में इस देश का सब ताना बाना सारा सिस्टम उनके हाथ में है। और जो यहाँ के समण लोग हैं सभी, उनके हाथ में आज कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ उनसे भीख मांगने के या सबके सामने गिड़गिड़ाने के। जिन लोगों का भीख मांगने का काम था यहाँ, वो लोग आज इस देश के मालिक हैं। और जिन लोगों को इस देश का मालिक होना चाहिए था वो आज भिखारी हैं। तो इस ओर ध्यान देना पड़ेगा हमें। और ये सारी बातें संघ पूरे 5 साल से बता रहा है कि ये सिस्टम हुआ क्यों, ये ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे क्या हुआ, पूरे 5 साल से बता रहा है। तो हमें जागरूक होना चाहिए और संघ के प्रति हमें एक रहना चाहिए। हम सभी स्टेट में ज्यादा से ज्यादा कैडर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करें, कार्यकर्ता बनाएं और उन सबको काम सौंपें, काम सौंप कर संघ का काम आगे बढ़ाएं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हुई हो, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, तो संघ से मैं 3 बार क्षमा चाहता हूँ। संगनवामी संगनवामी संगनवामी। संतों को वंदामी। धन्यवाद।